शीरी मज़ारी ने अपोज किया। बिल्कुल वही ना कुछ जो अगर वो काबीना के अराकीन उस वक्त साथी होते हुए कुछ तो अभी छोड़ गए ना खान साहब को, अगर वो आज कहें तो लगता है कि ये चूंकि खिलाफ हो गए हैं या किसी के कहने पे कह रहे हैं या प्रेशर है, लेकिन उस वक्त तो कोई नहीं था ना। जब वो काबीना के जब साइनिंग हो रही थी उस वक्त उन्होंने अपोज किया। आपके ख्याल में पॉलिटिकल सेंस कैसे प्रिवेल कर सकती है, क्या चीजें तय की जाएं जिससे मामला ठीक होने की तरफ? दो एस्पेक्ट हैं। नंबर वन, हम इस रूम में जितने भी हैं ना, हमारी सबकी ख्वाहिश है टॉक्स कामयाब। जी ऐसी मैं खुद भी बड़ा स्ट्रांग प्रोपोनेंट हूँ कि खुदा के लिए कोई हेडवे बनाएं। हम क्राइसिस में हैं, बहुत हो गया। इंटरनल क्राइसिस के साथ साथ इधर उधर हमारे भी बड़ा क्राइसिस है, तो मुल्क को जो है वो किसी डायरेक्शन में लेके जाएं जिसकी गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है, इदारे भी एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात जो है जिसको वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ या दीगर बार बार कहते हैं कि ये कुछ तय करके जाएं, तो क्या खान साहब मानेंगे? क्या खान साहब उस पे अमल करेंगे? क्या गारंटी है? ये बहुत बड़ा जो डेफिसिट है ट्रस्ट का, ये वाला ट्रस्ट डेफिसिट है। बट हैविंग सेड दैट, one has to try and they are trying and they should try their best and I believe कि इस डिले के अंदर अक्सर कहते हैं ना, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा टाइम गेन करें, उसमें आपको फैसला करत मिलती है। आई होप ये जो टाइम थोड़ा बहुत वट एवर द रीजन इज गेन हो रहा है, इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। एंड एज पराचा साहब सेड, इस सेगमेंट का नाम ही होना चाहिए कि फैसला तो आएगा। तो फैसला तो आएगा, देखते हैं क्या आता है। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए और हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाए और आपने साहब मामले पे बात की। अब एक ब्रेक लें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मजीद बात करेंगे, मजीद अहम सेगमेंट्स हमारे पास। स्टे विद अस। बात जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मेहमान से जो न सिर्फ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ज़बरदस्त कामयाबियां समेट रही हैं, बल्कि खेल के साथ साथ ख़वातीन को सेल्फ मेड बनाने की और सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं उभरती हुई MMA फाइटर निम्रा निसार की, जिन्होंने अपनी मेहनत, जज्बे और महारत की बदौलत कई एजाज़ात अपने नाम किए हैं। ज़रा बता दें कौन कौन से? जी, बहुत सारे एजाज़ात हैं। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म के ज़ेरे तमाम जो कौमी चैंपियनशिप है उसमें ओपन वेट कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर चुकी हैं। वो ट्विन सिटीज केंशिन कान कराटे चैंपियनशिप की फातिह रह चुकी हैं। ये ऐसा एक टंग ट्विस्टर है, इसकी ऑफ कैमरा प्रैक्टिस की, अब दोबारा सही प्रोनाउंसिएशन हम ऑब्वियसली निम्रा से पूछ लेंगे। उसकी फातिह भी ये रह चुकी है और कायदे-ए-आज़म स्पोर्ट्स बोर्ड जो नेशनल टूर्नामेंट है वहाँ पे भी पहली पोजीशन हासिल कर चुकी है। इनकी फतवात की फहरिस्त लंबी है। इसके अलावा चकवाल नेशनल चैंपियनशिप भी उसमें शामिल है जहाँ पे ये जीती हैं। वर्ड नॉट निम्रा हमें हमारे हाथ आ गई। हमने कहा आज बैठ के ज़रा डरते डरते इनसे सवाल कर लेते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, कोई बात माइंड कर जाए तो फिर डर भी लगता है ना फाइटर्स से। वाल हमारी चैंपियन है, हमें अच्छा लगा। निम्रा, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है लाइफ? सो ग्लैड टू हैव यू, माशाल्लाह। सो गुड। सफ़र, स्पोर्ट्स का सफ़र कैसा चल रहा है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का सफ़र कैसा चल रहा है? इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने आफ्टर मैट्रिक स्टार्ट किया था ये सफ़र और उस वक्त थोड़ा सा था टफ हो रहा था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स गुड नाउ। किसी से लड़ाई से पहला ये सफ़र शुरू हुआ था? पहली फाइट हुई, उसके बाद पोटेंशियल का कैसे पता चला? किसी को नहीं फेंटा किसी को फिर पता लगा या? नो, ये मुझे स्टार्टिंग से ही था कि सेल्फ डिफेंस की तरफ आना है। ओके, क्योंकि जनजी के बाद पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं और ना सिर्फ लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए भी उतना ज़रूरी है। और दिस इज़ नॉट अबाउट कि आप जस्ट फाइट ही करें, ये आप में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस लाता है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लाता है आई गेस। तो इसलिए मैं जिनकी फील्ड थोड़ी इस तरह की हो, फाइट वाली मार्शल आर्ट्स टाइप, वो रियल लाइफ के अंदर बड़े कूल एंड काम लोग होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा ही डिसिप्लिन आ जाता है। ये ऑपोजिट है? नहीं, ये ऑपोजिट नहीं है। यही तो फैक्ट है कि जब आप सेल्फ डिफेंस की तरफ आते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आते हो, ये आपको बॉडी के साथ साथ मेंटल ग्रूमिंग भी करती है। इस वजह से आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई स्पोर्ट जो है ना वो लाजमी खेलना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, जब भी कोई खातून आती है जिनकी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हो, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया हो, मेरा सवाल उनसे ये होता है कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मसले होते हैं जब उन्होंने स्टार्ट करना होता है। सबसे पहली रेजिस्टेंस तो उनको फैमिली की तरफ से आ जाती है कि भाई कुछ लग गया मुँह पे, कल को शादी कैसे होगी। फैमिली कितनी सपोर्टिव थी और उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ में आगे आने के लिए, और क्या चैलेंजेस देखने पड़े? फैमिली ही सपोर्टिव है। आज भी मैं सेट पे अपने भाई हमजा के साथ मौजूद हूँ और जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे पेरेंट्स साथ होते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे, जब मैं टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स फर्स्ट पे होते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप तो कह रही ना कुछ लग गया तो शादी कैसी होगी। मेरा तो सोचना अलग
अलग है कि जिससे हो रही होगी वो सोचता होगा यार इसके साथ झगड़ा हो गया तो मैं किधर जाऊंगा ये तो अदर वे हो जाएगा। अच्छा, यूजुअली जब आप पाकिस्तान में कोई भी ऐसा जर्नी आप बीइंग अ विमेन बीइंग अ गर्ल स्टार्ट करते हैं, बड़े चैलेंजेस होते हैं और आपने कहा फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग्स उस तरह की भी तो नहीं है ना, एकेडमीज नहीं है, ट्रेनिंग क्या कहना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोचिंग वैसी नहीं है। आपको ये वाला चैलेंज कितना मिला? क्या अच्छा कोचिंग स्टाफ मिला? ट्रेनिंग कहाँ से शुरू की? स्टार्ट कैसे किया प्रोफेशनली इसको? स्टाफ मुझे अच्छा मिला था, लेकिन मेरी कोच लाइफ इस तरह की गुजरी है कि अर्ली एज में ही मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर खड़ा कर दिया गया था। जब मुझे सीखना और सिखाना एट द सेम टाइम पे था और वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसके बाद ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इट वाज अच्छा, कहा जाता है कि अगर आपको कुछ सीखना है ना तो उसको सिखाना शुरू करते हैं। तो क्या ये वाकई में जब आप सिखा रहे होते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं? ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान में तो बानो भी है मिक्स मार्शल आर्ट में, अनीता भी है, ऐसा ही है, आप भी हैं। रैंकिंग का क्या सीन है? रैंकिंग है हमारी ये पर ईयर के हिसाब से होती है, पर टूर्नामेंट के हिसाब से होती है। अभी तक मैंने उन लोगों के साथ कोई टूर्नामेंट नहीं किया क्योंकि वो MMA में है और मेरा स्टाइल सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है, तो आई होप कि कभी हम मिलेंगे। आपका ओरिजिन क्या है बेसिकली? आपका ताल्लुक कहाँ से? हम क्योकिशन से हैं और क्योकिशन है ही सेल्फ डिफेंस को प्रमोट करने वाली गेम, तो हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज, सेल्फ डिफेंस एंड अटैकिंग। यस, ये दो अलग-अलग मैचेस भी अलग होते हैं इनके, या महज आपकी स्किल है ये? नहीं, ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं और मैं तो हर स्टाइल में हूँ। लाइक आपने एक बात की थी कि आपके फेस पे लग जाए आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो किक बॉक्सिंग में ऐसा होता है और मेरी मम्मा कहती हैं कि आप किक बॉक्सिंग से दूर हो। बट लास्ट जो मैंने टूर्नामेंट खेला है वही सबसे आगे थी कि बेटा आपने जीत किया। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो मैच है वो आपकी कैटेगरी की ही प्लेयर के साथ हो सकता है। अनीता या बानो डिफरेंट कैटेगरी में खेलती है। मेरा जो वेट कैटेगरी भी है इस हिसाब से भी मैं 60 वेट कैटेगरी में खेलना पसंद करती हूँ या उससे ऊपर, क्योंकि ओपन वेट में ही आप अपने आप को जज कर सकते हो कि ओपोनेंट कैसा होगा, आप उसका मुकाबला कर सकते हो कि नहीं। अच्छा, आप सिखाती भी हैं सेल्फ डिफेंस खवातीन को, तो ये एज अ खेल सिखाती हैं या फिर खवातीन आपके पास आती हैं कि हम जिंदगी में थोड़ा सा हमें आना चाहिए, कुछ पता हो कि अपने आप को हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है? इसीलिए आती हैं। ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों का कि वो टूर्नामेंट तक जाएं, ओलंपिक तक जाएं या इंटरनेशनल तक जाएं, वो मेरा शौक़ है या फिर कुछ का है। बट आजकल की सिचुएशन को अगर देखें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस के लिए, बूस्ट अप होने के लिए या फिर लेजीनेस दूर करने के लिए आते हैं। कितना हेल्प करता है ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में, या फिर स्ट्रीट हरासमेंट की अगर हम बात करें उससे बचाने में कितनी हेल्प करती है? ये 100% हेल्प करता है इस चीज़ में। ये आपको ये चीज़ नहीं सिखाता कि अगर मुसीबत आपके सामने आई है तो आप उसको गले में डाल लो। ये आपको सिखाता है मुसीबत आई है तो आप स्टेप बैक फेस कैसे करो उसको, स्टेप बैक हो जाओ। मेंटल ट्रेनिंग भी शामिल होती है? ऐसा ही है। सही है, ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से। थोड़ा सा आप बैठ के बॉडी मूवमेंट तो हम आपको नहीं, लेकिन अगर हैंड मूवमेंट्स थोड़ी सी आप हमें अपना जो एक्शन, कोई ऐसी सिग्नेचर स्टाइल है आपका, साइन जो आप हमें दिखाएं? मेरा सिग्नेचर स्टाइल यही है, दिस एंड फेस पंच। नहीं, एक दो अगर आप एक्शंस हमें ऐसे बता दें कि अगर आपको कोई ग्रोप करने की कोशिश यार, मुझे तो आज तक समझ नहीं आती कि ये कितना जोर से लग सकता है। मतलब जो आप लोग ये अक्सर लोग ये किसी के जो प्रेशर पॉइंट, पावर पॉइंट होते हैं, ये उन पे ज्यादा जोर से यही लग सकता है। बेसिकली इट्स अ टेक्निक, स्ट्रेंथ से इसका ताल्लुक नहीं है। इसको स्ट्रांग करने के लिए ये अटैक भी है। अगर आप किसी के यहाँ पे ऐसे अटैक करते हो, कितनी देर वो सरवाइव करेगा? इसको क्या बोलते हैं आपकी ज़बान में? इसको बस अटैक ही कहते हैं, नाइफ अटैक। ठीक है, ये नाइफ अटैक है। बॉडी पार्ट्स के अटैक्स हैं और ट्रिकी हैं, मजे के हैं। अच्छा निम्रा, कितने साल की जो बच्ची है, ये बच्चियों के हवाले से स्पेसिफिक मेरा सवाल है, कितने साल की बच्ची को आप इसकी ट्रेनिंग में डाल सकते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट कर ले तो उसके लिए ठीक है, वो अच्छा ट्रेन हो जाएगी? मैं 10 से 12 एज की स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चियाँ ज़्यादा अच्छा ट्रेन हो सकती हैं लड़कों की निस्बत? नहीं, लड़के भी ज़्यादा अच्छा ट्रेन हो सकते हैं। बस उनकी बात यहाँ पे मेंटली ग्रूमिंग पे आके रुक गई है कि हमने माइंडसेट बना दी है कि आप इस एज में नहीं कर सकते। इवन मेरे पास मुझसे भी बड़ी एज के लड़के और लड़कियां आते हैं कि आप हमें ट्रेन करें। आप ट्रेन हो सकती हैं। मैं यही पूछना चाहती थी कि 10-12 साल से बड़ी उम्र की लड़कियां या मेरे जितनी उम्र की लड़कियां, उम्र तो मैं नहीं बताऊंगी, तो वो क्या आ सकती हैं ट्रेन होने के लिए? बिल्कुल आ सकती हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी का है। आप बिला झिझक बताया करिए, बात कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्विकली ये बताइए आपका यादगार मैच निम्रा जो आपने खेला, बड़ा मेमोरेबल, जो अभी तक आपको लगता है कि यार दैट वाज द गीगा मॉल में मैंने एक मैच खेला था। वो मेरा यादगार इसलिए रहा है क्योंकि हमारा टूर्नामेंट 2 से 3 मिनट
मिनट का होता है। और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी जैसे मिनट का। अच्छा। लेकिन हमारी कोई सिचुएशन ऐसी होगी थी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और वो 10 से 12 मिनट तक गया एट द सेम टाइम पे। ओपोनेंट पे उस टाइम पे मेरे पास ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान थी और मैं थी ब्राउन बेल्ट पे। आई वाज अ जूनियर एट दैट टाइम। यस, पाकिस्तान। आपने सोचा सामने इंडियन है तो इसकी ऐसी की तैसी करनी है मैंने। बस वो 10 से 12 तक कैसे, अगर 2 मिनट का होता है 2 से 3 मिनट का, तो वो 12 मिनट तक कैसे इतना ड्रैग कैसे हो गया? वो टफ टाइम दे रही थी मुझे भी, एट द सेम टाइम मेरा भी यही रिएक्शन था कि मैंने ये एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि वो ब्लैक बेल्ट है या वो मुझसे ज़्यादा ट्रेन है। ऑफ कोर्स ये सोच गए तो फिर तो आप गए, ये तो आपने नहीं सोचा। फेवरेट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट इन गर्ल्स? इन गर्ल्स आई गेस बानो। बानो, यू लाइक बानो? वो बहुत अच्छा। वो बानो की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, हमने उसका इंटरव्यू किया अपने स्टूडियो में बुला के, वो लगती नहीं है कि मिक्स मार्शल, और जब वो खेलती है माशाल्लाह रिंग के अंदर लगता है कोई और रूह आ जाती है बानो के अंदर। और ये डेडिकेशन हर किसी में होनी चाहिए। हाँ, शी वाज वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, इंटरनेशनली अब कहाँ तक आप अपने आप को ट्रेन देखते हो? क्या कोई इंटरनेशनल इवेंट जिसमें ख्वाहिश हो जाने की, या अपने आप को आप ट्रेन कर रहे हो? अच्छा, मैंने अपनी रूटीन ऐसी रखी हुई है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कोई टूर्नामेंट आएगा तो मैंने उसके लिए तैयारी करनी है। और डेली लाइफ में मैं अपने आप को खुद ऐसा ट्रेन कर रही हूँ, ऐसा रखा हुआ है कि अचानक भी कोई कह दे कि कल टूर्नामेंट है, आपने आना है, तो आई विल बी देयर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कोई इवेंट नहीं था जिसमें मैं गिव अप कर गई हूँ। गोल्ड मेडल तक मैं हर इवेंट में गई हूँ। और इस चीज़ को मैंने इंटरनेशनली जज करना है कि क्या वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है या बाहर भी हो सकता है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन इंशाल्लाह मैं जाऊँगी और इस चीज़ को जज करके। कुछ प्लान हो रहा है अभी नियर फ्यूचर में? यस, इंशाल्लाह। अभी तो यहाँ पे ही हूँ, सेल्फ डिफेंस को प्रमोट कर रही हूँ और इस पे वर्क करती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी रखी और यहाँ से मूव करूँगी तो इंशाल्लाह मैंने। अगर मैं एक टाइम लाइन की बात करूँ, एक लड़की जो आपके पास एनरोल हुई या इवन एक बच्चा, कितने वक्त के अंदर निम्रा यू थिंक कि वो इस पोजीशन में आ सकता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस की पोजीशन में, उसको कितना वक्त लगता है? टाइम लाइन क्या है? मेंटली ग्रूमिंग विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। और उसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग आपको 6 से 7 महीने में इस काबिल कर सकती है कि आप सेल्फ डिफेंस के लायक हो सको। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं YouTube ट्यूटोरियल्स देखूं और मैं करना शुरू कर दूं, या अपने बच्चे को कराना शुरू कर दूं, या नहीं मुझे एक फिजिकली ट्रेनर चाहिए जो साथ खड़े होकर पोस्चर्स वगैरह बताए कैसे करना? अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपको इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको पता लगे कि आप मोटिवेशन पे चल रहे हैं। जब आप डिसिप्लिन पे चल रहे होते हो तो आप वीडियोज़ देख के, आप स्क्रीन स्क्रॉलिंग करके अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको साथ खड़ा होने के लिए कोई चाहिए जो आपको बताए रुकना नहीं है। मैं बात करी थी ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको सर पे डंडा चाहिए होता है करने के लिए, तो मैं उन पे से एक हूं। हम सब तकरीबन सभी पूरी दुनिया के अंदर बच्चों के लिए कुछ चीजें जैसे स्विमिंग है या सेल्फ डिफेंस है, ये मैंडेटरी होती हैं। हमारे यहाँ तो अब ये थोड़ा सा स्टाइल कह लेंगे या थोड़ी सी क्लास है, लग्जरी है, लेकिन निम्रा जैसे जितने भी बच्चे हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं, इनको देख के इसलिए अच्छा लगता है कि ये लोग एक तो खुद भी कर रहे हैं फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई अमर माने नहीं है, अपने बच्चों को सिखाइए ये चीजें, उनके लिए लाइफ हेल्दी एक्टिविटीज के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप यू लाइक दिस कन्वर्सेशन। और अब इसके बाद अगली क्लास आयशा की होनी है, 2-4 इनको सिखाएंगी। मैं फिर उसको रिकॉर्ड करके लाऊंगी, हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं लाहौर की, जहाँ पे ख़वातीन का दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है। लाहौर वैसे भी फेस्टिवल्स का शहर है, मैं तो इसको कहता हूँ, इसमें इतने फेस्टिवल्स होते हैं। 2 फरवरी को होने वाले इस फेस्टिवल में, जिसका नाम वाओ पाकिस्तान 2025 है, इसमें जो पैनल डिस्कशंस हैं, वाओ तो अब बता दें ये वाओ क्यों है। पैनल डिस्कशंस हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, मुख्तलिफ लोगों की आपस में गुफ्तगू है, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। बुनियादी तौर पर जो इसका आगाज़ है वो मशहूर सकाफती शख्सियत जूड केली ने अब से तकरीबन कब 2010 में तकरीबन किया था, 13-14 साल पहले किया था। इसका आगाज़ हुआ था और ये फेस्टिवल न सिर्फ ख़वातीन की कामयाबियों का जश्न मनाता है बल्कि बराबरी की, मसावात की राह भी हमवार करता है और मुख्तलिफ जो हायल रुकावटें हैं ना उनका हल निकालने में भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आ रहा है। डेफिनेटली, इसीलिए हमने सोचा कि इसको हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अब इसमें कौन कौन आ चुका है जिससे पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान में शेरी रहमान साहिबा की बात कर लें, नफीसा शाह, माहिरा खान, निगत दाद, सना मीर, सलमा हाशमी जैसी अहम शख्सियात के साथ साथ मलाला यूसुफजई, मुख्तारा माई और आबदा परवीन जैसी आलमगीर आइकॉन्स जो हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के फेस्टिवल्स में शिरकत कर चुकी हैं। आज अच्छा, इस फेस्टिवल की इस साल की थीम जो है ना वो है सुरखाब। अब ये मैंने जानना है कि सुरखाब क्यों थीम रखी गई है और ये हमारे समाज में ख़वातीन के लिए खूबसूरती, कामयाबी और मकाम के लिहाज से जो एक गैर हकीकी मयार है ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात कर लें, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स की बात कर लें, उसके बारे में बात करता है कि ऐसा क्यों है और इसकी अक्कासी भी करता है।
रहता है। ये फेस्टिवल एक ऐसी दुनिया का ख्वाब दिखाता है जहाँ ख़वातीन पिदरशाही ख्याल जाए अपनी हकीकी कहानियों और ताकत के ज़रिए अपनी कदर खुद से तय कर सकती हैं। और आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कौन हमारी मेहमान मौजूद है और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस इंट्रो पूरे को लेकर जो है, मुसलसल पिछले कोई 10-12 साल से जब भी ऐसे फेस्टिवल्स की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने जो आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ है ना, या जो इंस्पिरेशनल विमेन है, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो किसी स्पेसिफिक शोबे से नहीं है, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अपने आप को उन्होंने मनवाया है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में। हाँ, ब्रेकिंग बैरियर्स ऑफ कोर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ब्रिटिश काउंसिल की डिप्टी डायरेक्टर जो कि रूह रवां है सारे इवेंट की, मारिया खान हमें ज्वाइन करी। सो हम मारिया से जानने की कोशिश करते हैं इवेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अब तक क्या एक्सपेक्ट करी हैं, वो कैसा रिस्पांस एक्सपेक्ट करी हैं। वेलकम सबसे आगे, गुड मॉर्निंग मारिया, हाउ आर यू? Good morning. I'm very well, and thank you for having me on your show. It's a pleasure to be here. Thank you very much. First of all, tell us about this WOW festival. What is it about? What is the WOW factor about WOW factor in it? Well, first of all, thank you for the introduction. You've basically covered everything, but I will try to add some more detail. WOW stands for Women of the World. And it's a global festival that was created many years ago by an iconic woman, Dame Jude Kelly. Yeah. And Dame Jude thought to herself that often when we talk about women, we talk about how badly they're treated, we treat them like victims. But the WOW Festival is actually a platform to celebrate women, to celebrate their achievements, to talk about them in a positive way, to bring joy to this discussion that can sometimes just be focused on their hardships. So the festival, first of all, is a festival because we're in a joyful and celebratory mood. We've done WOW in Pakistan over 8 years now. We've had festivals in Karachi, we've had them in Hunza, we've done them digitally when we were going through COVID, and now for 2 years now. We're very proud. Is it an annual festival? It's an annual festival, and we're very proud to bring it to Lahore. How do you find women who have done something great in their lives and you want to celebrate them? How do you find them? So, first of all, the festival is curated by Pakistani women, and because diversity and inclusion are at the heart of everything we do at the British Council and at the heart of WOW itself, we try to bring women from all walks of life. So we have academics, we have politicians, we have entrepreneurs, we have women from different socio-economic backgrounds as well, artists, thinkers, actors, who come together and create the festival and even create the theme as well. You mentioned the theme, which is Surkhab, which is a beautiful word. And I think it links to the idea that women have an intrinsic value that isn't linked to who they are, which family they're from, what they contribute to the economy, how many children they have. They have a value that is just the value of being a woman. And we want to explore that. That's really great. So since you have told that it is being celebrated, like it has been celebrated worldwide, what is the difference doing this festival in Pakistan and in rest of the world? I mean, what is the difference that actually women create, you know, who are performing in Pakistan or who are, you know, sort of iconic and, you know, throughout the world? What actually the difference that is made being held up over here? I would say that my experience over the 8 years of delivering WOW in Pakistan is that there is unfortunately not enough celebration of women in public spaces in Pakistan. Often when you go outside, you won't see women out walking on the streets, using public transport, going to work. And that means that there's a real need and an urgent need for women to claim space. And a festival is a really, once again, a positive and empowering way for women to take a safe space and to find different women and also men and to share their experiences. So I think there's a really big need for it. So Maria, usually when we talk about such things, I mean the deprivation or the kind of challenges our women face, they mostly occur in the areas where we somehow not able to reach or not able to address. Like 70% of our women, they used to be in our rural areas, not the urban ones. Mostly we have such events and festivals in our urban areas where already people are quite educated and they know what their rights are and how to celebrate themselves. Do you think that it really impacts societies like Pakistan to hold such festivals in such urban areas like Lahore and Karachi? Well, I want to say that in the course of delivering WOW in Pakistan, we've gone to places like Hunza. We've tried to have a digital reach as well. And I understand that not all women have access to social media platforms, to online platforms, but we try to make the platform of the festival as inclusive as possible. We also, I mentioned, work with diverse women. So actually we work with women in rural communities to bring them to the festival. We work with women from marginalized communities, also differently abled women as well. So we find organizations like Deaf Reach who will
who work with women in these areas and bring them to the festival. We understand that there are limitations to this, but to the extent that we are able to, it's important to create diversity in the voices. Right. Inclusion and diversity is one of the core values of the British Council. We truly believe that when you bring different people and different voices, your impact is greater. Different people and different voices. You think initiating dialogue only for the women and between the women is enough? Because we live in a patriarchal society and we have to break many barriers, you know, to at least to be heard. So what do you think men need to come forward to talk about it? Oh, absolutely. The festival is open to everyone. We take pride in the fact that it's a woman-led festival, but we can't make any change without men being allies. Exactly. And men actually being part of the conversations. You cannot talk in an echo chamber. We welcome men to the festival. The festival is free for all. It's open access. It will be taking place in the Alhambra, the beautiful, iconic Alhambra, on the 1st and the 2nd of February, and there's no cost to entry. In Lahore? In Lahore. Okay. There's no cost to entry, and indeed we truly believe, and you'll see this in the sessions that we hold, that men are a critical part of the conversation. Are there going to be some kind of music performances? Entertainment stuff? Entertainment stuff as well? Absolutely. We'll be announcing more and more as we get closer to the festival on our social media platforms, but I can say that we will be having a beautiful Qawwali performance by female Qawwali singers, but it will be curated by Arib Azhar. And we'll also be celebrating the really sad loss of a woman artist, Hania Aslam, but that will also be led by Rakeh Jamil, a very popular Pakistani singer-songwriter. On top of that, we'll be launching our sustainable fashion report, something we're really excited to do because we feel that there's a huge economic potential in sustainable fashion in Pakistan. An industry that's led by men and women. That's really great. Okay. So we've been observing agencies like British Council. They've been playing a role to bring such things up, upside to the people. What specific points that you would like to mention about British Council, its role towards such activities to bring such women more on such platforms to talk to the people and all? Well, the British Council is a proud partner and a friend to Pakistan. We've been in Pakistan since 1948, which I think means for almost 80 years. We've been trusted partners and friends with the people, the institutions, and the governments of Pakistan through this time. And for that reason, we're really proud to say that through the works we do in exams, we've, in the last 18 months, in the last 18 months, delivered 1 million exams. Wow. That means 230,000 young people have access to world-class qualifications, which helps to improve their futures tremendously in this global world. More than that, we work with our great partners, the Scottish Government, to deliver the Scottish Scholarship Scheme. This is a program we've been running for 10 years. And through the scheme, we've worked to help 2,000 economically disadvantaged women stay in education. They've been able to go to university, they've been able to get master's degrees when they might not have been able to. So have you observed that change over the years, in women empowerment, and how you see that? Our whole approach is working in the long term, building partnerships and working with our partners over time for positive change. So we know that these women who get to stay in school, who get to go to university, complete their master's degrees, will have a positive impact on Pakistan's future prosperity. And we're very proud of that. This was actually my next question. How do you see the potential in Pakistani women? Because you've been dealing with different kind of women all over the world. You think Pakistani women has the potential to reach to the top? Pakistani women, and you've mentioned some of them, you've mentioned Malala, you've mentioned Sherry Rahman, you've mentioned so many powerful artists and voices, have an enormous resilience and such powerful voices in this discussion. They have so much to contribute, and when they are given opportunities, they are world leaders. So again, WOW is a platform. We love to say the Women of the World Festival is a platform to bring all of these diverse, amazing women together to celebrate what they can achieve and what they have achieved. That's really great.
You're doing great. So glad to have you and all the best for the festival. जितने भी लोग देख रहे हैं, I hope कुछ ना कुछ एक तो इस फेस्टिवल के हवाले से you guys have got to know. उसके अलावा आप जरूर जाइए. As Maria Rahman has said कि आपके लिए एंट्री फ्री है, वहाँ पे जाइए. See the people you want to. First and second February. First and second February को अलहमरा लाहौर में, तो तमाम लोग जो लाहौर में मौजूद हैं वो तो जा ही सकते हैं. मौसम भी बहुत अच्छा होता है लाहौर में इन दिनों. मौसम भी बड़ा अच्छा होता है और एंटरटेनमेंट भी वहाँ पर मौजूद होगी. कवाली, इससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे. वंस अगेन थैंक यू सो मच. मारिया हमारे साथ मौजूद थी. अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे. Stay with us. Keep watching. जी वेलकम बैक वंस अगेन. इस सेगमेंट में हमें बात करनी है ख़वातीन के इशूज़ से मुताल्लिक. ये इशू जो है ना वो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि ये कौन सा इशू है? ये इशू है? ये इशू नहीं है. इशू है, लेकिन ये इशू इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं मेकअप की. अच्छा मेकअप होना, बेहतर मेकअप होना या बहुत अच्छा मेकअप होना. कुछ लोग ये समझते हैं अगर बहुत एक्सपेंसिव मेकअप है तो वो बहुत अच्छा होगा. ये समझते हैं कि अगर बहुत सस्ता मेकअप है तो ये ख़राब ही होगा. लेकिन क्या वाकई में सस्ता मेकअप जो है वो नुकसान पहुँचाता है आपकी जल्द को, आपकी स्किन को इन द लॉन्गर रन आपका कलर ख़राब करता है? हमने बात करनी है इसी के ऊपर और इसके लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट भी मौजूद है. एक्सपर्ट भी मौजूद है. असल में एक ज़रूरत है, मेकअप की ज़रूरत है, कम या ज़्यादा. अब हमने बात ये करनी है कि उसकी क्वालिटी कब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. जब जाहिर बात है कुछ ख़वातीन का बजट उतना नहीं होता, दे गो फॉर अ बिट चीपर प्रोडक्ट्स. क्या वो उनके लिए ठीक है, गुजारा हो सकता है या नहीं? आप महज अच्छा लगने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपनी हेल्थ के ऊपर या अपनी स्किन के ऊपर बाय यूजिंग चीपर प्रोडक्ट्स. हमारे साथ इस वक्त वकार मौजूद हैं, वकार हुसैन. उनका फेस भी, उनका नाम भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है. आप इनको देखते हैं, बतौर एक्टर भी देख चुके हैं, बतौर मेकअप आर्टिस्ट भी देख चुके हैं. ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ समेटे जा रहे हैं, बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं मेकअप की दुनिया में. और हमने कहा एक तो ज़रा वकार से उनकी फील्ड के बारे में थोड़ी गपशप करते हैं और इसके बारे में स्पेसिफिक ज़रा हेल्प लेते हैं कि वो हमें क्या बता पाएंगे जो ख़वातीन बहुत महंगा मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकी या जानबूझ के कंजूसी भी कर जाती हैं. तो वकार से बात करते हैं. वकार, गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच वकार. सो ग्लैड टू हैव यू. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यू विद अस. थोड़ा सा हमें बताइए, आजकल ये जो बाइफर्केशन है सस्ते और महंगे मेकअप की, इसको आप बतौर मेकअप आर्टिस्ट कैसे देखते हैं? ये किस हद तक हो रही है और इज़ इट फाइन? आई मीन अगर हम बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे ना जा पाएँ, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे, चीपर प्रोडक्ट्स पे जाएँ, ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, इज़ इट फाइन? देखिए, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ लोगों के जहनों में, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक सिर्फ डेली ख़वातीन इसी सवाल से होता है कि ये पूछती हैं कि ये मेकअप कौन सा अच्छा है या हमारे चेहरे पे मेकअप कौन सा अच्छा लगेगा. ये मैं आपको बहुत अजीब सी बात बताता हूँ कि जो बहुत ब्रांडेड मेकअप्स है ना, वो शायद हमारी स्किन के लिए, कुछ मेकअप ऐसे हैं ही नहीं कि जो हमारे स्किन टाइप हो. क्योंकि देखिए, जैसे कुछ मेकअप ऐसे हैं जो ऐसे इलाके के लिए बने हुए जो बहुत एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर चाहिए, जैसे बहुत सर्द इलाके हैं जहाँ के लिए बहुत हैवी मॉइस्चराइजर बेस इस्तेमाल की जाती है. जब हम लोग यहाँ की ख़वातीन उस ब्रांड को देखें कि जी ये ब्रांड हमें यूज़ करना है क्योंकि ये महंगा ब्रांड है, लेकिन जब वो यहाँ यूज़ करते हैं हम, तो वो इतनी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर बेस होती है. लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो हमारे यहाँ वो फाउंडेशन वर्कआउट करती ही नहीं है. तो बहुत सी ऐसी फाउंडेशन है जो कि स्किन पे वर्कआउट कर जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत महंगा मेकअप होगा तो ही वो अच्छा लगेगा. ऐसी कौन सी चीजें होती है मेकअप के अंदर, चीप मेकअप के अंदर हम कह लेते हैं, जो थोड़ा सस्ता होता है, जो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है? देखिए, स्किन के जैसे अगर हम बैक स्पेस फाउंडेशन यूज़ करते हैं या ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करते हैं, खास तौर पे स्पेशली जो क्रीम्स आ रही हैं, ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि गोरा होने की क्रीम्स हैं या जो अच्छी क्रीम्स हैं जो आपकी स्किन को लाइट करती हैं, ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि सारी ये क्रीम्स जो हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं. अच्छा. जिनका बास तो ऐसे हैं जिनका ब्रांड का नाम भी नहीं है, बस ये होता है कि खाली गोरे रंग की क्रीम है, इससे आपकी स्किन वाइट हो जाएगी. क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ये बहुत गलत बात है हमारे माशरे में कि हमारे यहाँ गोरा रंग की खूबसूरत, क्योंकि हमने खूबसूरती का म्यार सेट किया हुआ है कि नहीं, गोरी लड़की होगी तो ही प्यारी होगी. अच्छा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हम ये चीज फेस करते हैं, मैं ये पूछना चाह गोरा रंग हो जाए, सफेद गोरा रंग फिनोमिनन है. क्या वाकई रंग आपका कॉम्प्लेक्शन बाय यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, क्रीम्स तब्दील हो सकता है जो आप जेनेटिकली लेके पैदा हुए हैं? क्या होता भी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जो हमारी एपिडर्मिस है, हमारी स्किन की 2 लेयर्स सेंसिटिव होती हैं, जो एपिडर्मिस और डर्मिस। जब ये क्रीम्स आप यूज करते हैं तो वो ऊपर की पहली लेयर्स आपकी क्लीन हो जाती है, सब आप उतर जाती हैं। तो जब वो उतर जाती हैं तो जो आपकी डर्मिस होती है वो आपकी विजिबल होने लगती है, जो कि अंदर की स्किन होती है, जिसके लिए सनलाइट तो बहुत दूर की बात, जो नॉर्मल लाइट्स हैं वो भी आपके लिए खतरनाक होती है। वक्ती तौर पर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो गई। करते हैं कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में भी कहा जाता है, उन पर इल्जाम लगाया जाता है। मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने जी वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाए हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो सब झूठ है? देखिए वाइटनिंग इंजेक्शन से यकीनन क्योंकि जो मिलेनियन है वो आपका लाइट होता है, उससे स्किन आपकी गोरी होती है, लेकिन क्या ये नुकसानदेह है इसके बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत मेडिकल टर्म्स की चीज़ें हैं। क्योंकि वी आर बेसिकली हम कॉस्मेटिक्स डील कर रहे होते हैं या मेकअप डील कर रहे होते हैं, हम एपिडर्मिस पे डील कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये डर्मस की गेम है, जो आपके इंजेक्शन हैं, जो बोटॉक्स हैं, ये किस हद तक अच्छे हैं ये मैं भी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसके नुकसान भी देखे हैं, मैंने इसका चेहरा बिगड़ा हुआ भी देखा है और बहुत से लोगों के चेहरे अच्छे भी देखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे बाहर कोई अच्छे टेक्नीशियंस हैं जो वाकई डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, अगर वो करते हैं तो वो किसी अच्छी तरीके से करते हैं और प्रोडक्ट का भी उसमें बहुत फर्क होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे बिगड़े हुए भी देखे जिनके बोटॉक्स खराब हो गए हैं, जिनके जो है वो कलर खराब हो गए, वाइटनिंग इंजेक्शन के बाद भी कलर खराब हो गए। तो आई थिंक ये उस बिल्कुल वही वाली हिसाब है, आप सस्ते डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास डिग्री का पता नहीं हो तो उसके साथ भी ऐसा होगा, और अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए तो आई थिंक ये चीज़ ठीक हो सकती है। क्योंकि देखिए सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड बोटॉक्स एंड ये सब चीज़ें पूरी दुनिया में सारे एक्टर्स करवाते हैं और ये आई थिंक फॉर द कैमरा मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ चीज़ें करानी भी चाहिए। बिकॉज देखिए जब हम नेगेट आई से लोगों को देखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल फेसेस होते हैं। जैसे जब हम मेकअप करते हैं तो अगर जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तब तो नेगेट फेस पे तो आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन जब आप फाउंडेशन लगा के उसको बिल्डअप करने लगते हैं तब आपको पता चलता है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमारा एक फेस का हाफ साइड से डिफरेंट होता है। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये तो होता ही होता है, किसी का बहुत वाजे हो जाता है, किसी का वाजे नहीं हो पाता। क्योंकि कैमरा ये बहुत अच्छे से आपने बताया, ये जो आप सिचुएशन हम पे वाजे कर रहे हैं। फिर उस कॉम्प्लेक्स का क्या करें? क्योंकि लोग सस्ता मेकअप भी उसी वक्त यूज करते हैं जब वो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते और लगाते इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है। एक तो आपके लिए एसेंशियली किसी इवेंट के लिए है ना, कुछ लोग यूजुअली जो स्किन केयर की चीजें यूज करते हैं और खासतौर पर गोरे रंग फिनोमिनन जो हम रिश्ते वाली आंटियां आके कहती हैं लड़की गोरी नहीं है तो इसलिए रिश्ता नहीं होगा। इवन हमारी अम्मियां अपना बेटा नहीं देखती, अगले की बेटी को गोरा जरूर देखती हैं। तो फिर इस कॉम्प्लेक्स का क्या करें वकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हम लोग पर्सनली तो बहुत कोशिश करते हैं कि क्लाइंट, जब भी मेरी क्लाइंट कोई कहती है मुझे गोरा करना है तो मैं उनको हमेशा ही समझाता हूँ देखिए खूबसूरती का मैयार यहाँ लोगों ने सेट किया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग अपनी स्किन के, क्योंकि देखिए आप चेहरा गोरा कर लेंगे लेकिन आप बॉडी का क्या करेंगे? और अगर आप फर्ज करें इंजेक्शन भी लगवाते हैं तो आप कितना अफोर्ड कर पाएंगे? तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो आपकी अपनी स्किन है अगर उसी को क्लीन करें, उसी को ज्यादा शाइन करें तो वही खूबसूरत लगती है। लेकिन ये हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक है कि हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्सेस हैं कि जी गोरी लड़की ही चाहिए। और मुझे लगता है कि गोरी से होने से जितनी भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, चाहे वो सस्ती यूज कर रहे हो चाहे वो महंगी यूज कर रहे हो, तो आपको नुकसान तो होता है आपकी स्किन। हम इसके बावजूद ये जो 24 कैरेट की क्रीम आ गई, फ्ला गोल्ड शोल्ड, ये वो डिफरेंट चीजें हैं, आई वोंट मेंशन एनी ब्रांड, हमारे भी होंगे, मुझे तो इनका क्या करें फिर? देखिए बहुत सारी, ये तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। और नहीं, और अब तो देखिए कि थ्रू सोशल मीडिया लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि अब वो प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में देख सकते हैं और देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत महंगी नहीं है लेकिन वो स्किन के लिए आपकी बहुत अच्छी हैं। जैसे कुछ ऐसे हमारे पुराने ब्रांड्स हैं जिनके क्लेंजर, स्क्रब्स, ये सब बहुत ज्यादा महंगे नहीं है बट वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जहां आप केमिकल की बात आती है ना, गोरे रंग, और स्पेशली जो ब्लीच है, ब्लीच इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द स्किन। लोगों को लगता है कि ब्लीच से गोरे होते हैं, ब्लीच से गोरे नहीं होते। ब्लीच से सिर्फ आपके चेहरे का रुआं ब्राउन होता है और आपको लगता है कि आपका फेस क्लीन हो गया, अदरवाइज से गोरा नहीं, कोई ब्लीच से गोरा नहीं। थोड़ा सा गाइड करें ना हमें भी और देखने वालों को भी, बेहतर मेकअप जो है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन कैसे इंतखाब करें, कैसे चूज करें हम? देखिए हम एशियन स्किन है, एशियन स्किन के अंदर येलो अंडरटोन भी होती है और रेड अंडरटोन भी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वार्म और कूल दो लेनी पड़ती हैं,
दो फाउंडेशन मिक्स करते हैं तो आपकी स्किन पे वो बेहतर बैठती है, क्योंकि हमारे पास जितने भी फाउंडेशंस आपके पास लोकल ब्रांड में भी और इंटरनेशनल ब्रांड में भी वो दो तरीके से आते हैं, तो वार्म होती हैं या कूल टोन होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी मिसाल ले लें किसी भी कंपनी की, तो उसका नंबर जैसे मैक है, उसका नंबर लिखा होता है कि NCW और NCW और NW, जिनके NC का मतलब नेचुरल कूल और NW का मतलब नेचुरल वार्म। तो नंबर एक ही होगा NC15 NW15, एक कूल होगा एक वार्म होगा। तो वार्म वो लोग यूज करते हैं जिनकी स्किन अंडरटोन रेड होती है, थोड़ा डार्क होते हैं या थोड़े सांवले होते हैं, और वाइट और कूल टोन वो यूज करते हैं जिनकी स्किन जो है वो ब्राइट होती है। लेकिन हम जो एशियन लोग हैं उनकी हम लोग क्योंकि सांवले भी होते हैं और हमारा जो है वो थोड़ा सा बहुत गोरा रंग भी नहीं होता, तो थोड़ा मीडियम कलर, तो हमें दोनों अंडरटोनों को मिक्स करना होता है। और इसके लिए अब तो इतनी आसानी है कि हम लोग मॉर्निंग शोज पे बैठ के भी चीज़ें बताते हैं, और हम लोग इतने इजीली अवेलेबल हैं अब सब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं कि आप जाके एटलीस्ट अपनी स्किन टोन के बारे में आप वहाँ से फाउंडेशन पूछ सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं, रादर देन कि आप बहुत सारी फाउंडेशन हैं। ठीक है, वन क्विक टिप, अगर कोई मेकअप खरीदने जा रहा है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, लोकल दुकान से वो खरीद रहा है, तो किन चीज़ों का ख्याल रख ले तो फिर भी डैमेज कंट्रोल हो सकता है और मसला भी हल हो सकता है, इवेंट भी गुजर सकता है? कुछ क्विक टिप्स अगर आप देना चाहें लास्ट 30-40 सेकंड। देखिए, आप जब भी अपना मेकअप खरीदने के लिए जाएं, अपनी स्किन पे हमेशा चेक करके देखें कौन सा फाउंडेशन आपको सूट कर रहा है, और सबसे ज़्यादा कि आप पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी ब्रांड हैं जो अच्छी ब्रांड हैं और थोड़ी सी चीपर हैं। अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल इसलिए रखिए क्योंकि अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करेंगी जिनका कोई ब्रांड नहीं है, कोई नाम नहीं है, और वो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल रही है और आपको डिलीवर हो रही है, आपको उसके बारे में नहीं पता, उसकी एक्सपायरीज का नहीं पता, उसकी आपको ये नहीं पता कि उसमें इंग्रेडिएंट कौन से यूज हो रहे हैं, तो प्लीज इसे यूज ना करें। थोड़ा सा जो है वो एक प्रोडक्ट लें लेकिन अच्छी नहीं, क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज है कि एक दफा खराब हो गई तो स्किन और बाल ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर एक दफा खराब हो गए तो उनको सही करने में आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा कि वो फाउंडेशन जो है, जो आपका कॉस्ट है, वो तो कहीं पीछे रह जाएगी। तो कम चीज, मेरे फाइनल टिप ये है, कम चीजें खरीदिए, अच्छी चीज खरीदिए, और जरूरत है कि अपने किसी ब्यूटिशियन से, अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो भी है उनसे मशवरा करके लें ताकि आप प्रोडक्ट अच्छी ले सकें। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। खरीदने से ना खरीदना बेहतर है, ना खरीदना बेहतर है, आपके पैसे भी बच जाएंगे। थैंक यू सो मच। वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो टिप्स दी, आई होप आप लोगों के लिए वो यूज़फुल भी रहेंगी। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, आपकी स्किन जो है ना वो हेल्दी होनी चाहिए, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि कलर के ऊपर हमें इतनी ज़्यादा जो है ना फोकस नहीं करना चाहिए, और ये मुआशरा जो है ना वही तरबियत करता है। तो किसी एक लड़की को या किसी एक इंसान को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गोरे लोगों के भी ब्रेकअप होते हैं यार, कोई बात नहीं, उनके भी ब्रेकअप होते हैं। अगेन जो इमरान ने बात किया कि आप थोड़ी चीज़ खरीद लें लेकिन अच्छी खरीद लें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। शादी आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला होता है, ये कहा जाता है, और काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। ये फैसला सिर्फ एक रिश्ता बनाने का नहीं है, बल्कि एक मजबूत और खुशगवार ताल्लुक और फिर फैमिली टू फैमिली कॉन्टेक्ट का भी है। अब इसमें इतने ज़्यादा सवालात मौजूद हैं, खासकर आजकल के दौर में हम अगर बात करें ना, तो आजकल जो लोगों की चॉइस है इसको लेकर, उसमें बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं। जब से ये चॉइस शिफ्ट हुई है थोड़ी सी बच्चों के ऊपर, और बच्चों को इख्तियार खासतौर पर लड़कियों को मिला है कि उनकी राय पूछी जाए, तो उसमें बड़ी मुतज़ाद बातें हमारे सामने आती हैं। अच्छा, अगर और कुछ इसमें रोल हमारी ड्रामा स्टोरीज का भी है। थोड़ा सा पहले भी चले जाए ना, पेरेंट्स भी जब बच्चों के लिए रिश्ते देखते थे ना, उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती थी। अब अगर हम सिर्फ बच्चों के ऊपर डालेंगे तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज़रा गलत हो जाएगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो ये है कि ख़ास तौर पर जो ये देखा जाता है कि जो एक लड़का है उसकी माली हैसियत कैसी है, क्या ये देखना ठीक है, और ये क्या इस चीज़ की गारंटी देता है कि वो एक अच्छा शौहर भी साबित होगा। अच्छा, ये बात मैंने ऐसा पता क्यों की, पहले इस हद तक भी कि अच्छा नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, इस हद तक कंसिडर हो जाता था। अब बात थोड़ी उससे आगे चली गई है कि अपना घर मौजूद है, अगर जॉब है तो कितनी स्टेबल है, और वो हमारी बच्ची को इस बेसिस के ऊपर कितना खुश रखेगा। अब इसमें दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्या ये बेस है एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते की, कि अगर एक बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है वो एक अच्छा शौहर भी होगा, या वो रिश्ता ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, ये किस हद तक पैमाना बनाया जा सकता है, इस पे हमने बात करनी है। और आजकल के लोग क्या सोच रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पे मैं एक रक्षण आपका। हमारे साथ मौजूद हैं आज तजुर्बाकार मैरिज कंसल्टेंट हैं मिसेस कर्नल अतर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और माहिर
नफ्सियात डॉक्टर उज़मा मसरूर साहिबा, ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्कुराहट की वजह हमारी चॉइस ऑफ टॉपिक है या कुछ और है? नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब सब लोग ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते होंगे, पेरेंट्स भी, बच्चे भी जानना चाहते होंगे, तो मैं इसलिए कही थी कि बड़ा यूनिक टॉपिक आपने चुना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। सबसे पहले लड़कियां जो होती है ना, अगर वो कहे ना कि मैं एक अच्छा शौहर जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो वो देखना चाहती हूँ, तो सबसे पहले एक नेगेटिव कमेंट उनकी तरफ आ जाता है कि भाई यू आर गोल्ड डिगर। आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, खैर ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, ये गोल्ड डिगिंग की बात नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं अपने बैकग्राउंड से बात करूं तो मैं शायद साइकोलॉजिकल मेकअप जो आजकल की जनरेशन का है, शायद मैं उस रेफरेंस से बात करूंगी। और हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर भी मॉडिफिकेशंस आई हैं, हर चीज़ को लेके आप देखें, कैरियर चॉइस को लेके आई हैं, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तौर पे अगर आप देखें तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जो जहनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे जो आजकल की जनरेशन है उसका एक अपना पर्सपेक्टिव है। अब जनरली ये होता है कि हम गलत तो खैर किसी पर्सपेक्टिव को नहीं कह सकते, लेकिन मैम भी बताएंगी कि हम किस हद तक एज पेरेंट्स उसमें करेक्शंस कर सकते हैं, किस हद तक उनको सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक उनको उनका लेवरेज दे सकते हैं कि ठीक है वो जैसा चाहते हैं। तो होता क्या है कि जो जनरल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं आजकल के दौर में वो ये हैं कि यंग जनरेशन ये कहती है कि हमारा पार्टनर जो है वो हमारे साथ कंपैटिबल होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट मैच करने चाहिए, हमारा टाइम क्वालिटी टाइम होना चाहिए, हमारी एक जैसी डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, इसकी हम साइकोलॉजिकल चेंज जो आया है अगर हम ओवर द ईयर्स देखें जनरेशन्स में, उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, कुछ लड़कियां मौजूद हैं, वो क्या राय रखती हैं कि वाकई में एक लड़के का फाइनेंशियली स्टेबल होना, अच्छा खासा अमीर होना ज़रूरी है और ये क्या गारंटी करता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी स्टूडियोज़ के अंदर, हमारे साथ ज़ैनब मौजूद हैं और उरूज मौजूद हैं। आई होप आप दोनों बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। ज़ैनब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि एक लड़के का फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है और क्या गारंटी करता है कि अच्छा शौहर भी साबित होगा? अच्छा, बहुत सी चीज़ें फाइनेंशियली स्टेबल होने में आ जाती हैं। देखें, अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा लड़का तो ऑब्वियसली वो अपने करियर के अंदर, जॉब के अंदर, हर चीज़ में जब वो मतलब फेल होगा तो वो एग्जॉस्ट होगा, और वो एग्जॉस्ट होकर कहाँ निकालेगा अपना सारा फ्रस्ट्रेशन? वो घर पे ही निकालेगा। तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर यू बीइंग अ यंगस्टर? फाइनेंशियली स्टेबल होना मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी बेसिक ज़रूरियात हैं और जो एक ख्वाहिश होती है, बेसिक, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, लेकिन जो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हो रही हैं, और अगर एक लड़का वो करने के काबिल है तो वो मुझे लगता है फाइनेंशियल डिफाइन करें। आजकल इन्फ्लेशन का दौर है, वी नो कितना खर्चा है, कितनी रिक्वायरमेंट है। रूज आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन ज़रा एक आपके सामने, लेट्स सपोज देयर इज अ गाय इन फ्रंट ऑफ यू, आप फाइनेंशियली कब उसको कहेंगी कि ये स्टेबल है? आई मीन अगर मैं फिगर्स में बात कर लूँ, सैलरी में बात कर लूँ, आजकल के टाइम पे अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ तो लाख 1.5 लाख इज 6 डिजिट सैलरी तो हो, हाँ इतना हो, मतलब ऑब्वियसली 6 डिजिट्स कम से कम। सेम क्वेश्चन आप बताएं। अच्छा, टू मी जो मेरे लिए बहुत मैटर करती है वो होती है कंपैटिबिलिटी। एक इंसान जो थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम में चल रहा है लेकिन वो आपके साथ कंपैटिबल है, तो ही इज़ मच मोर गुड ऑप्शन फॉर यू एज कम्पेयर टू कि जो स्टेबल है लेकिन आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो मेरे लिए जो मैटर करती है वो चीज़ कंपैटिबिलिटी है। अगर वो आपके साथ उसके आइडियाज़ मैच होते हैं, आपकी थिंकिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक जैसे हैं, आपके बीच में क्लैश का जो मार्जिन होता है फिर वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप दो, एक नॉर्थ और दूसरा ईस्ट वेस्ट अगर आप कर लें तो वो फिर एक बहुत अलग सी चीज़ निकलती है। बाद में उसके फिर जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत जो होते हैं। Do you think a compatibility before going into a formal relation and you know after going into a relation वो सेम रहती है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बीइंग अ हस्बैंड और बीइंग जस्ट अ फ्रेंड वो मुख्तलिफ होती हैं, और वो आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है? ऐसा नहीं होता? आप इसको कैसे गेज करोगे कि जो मेरी कंपैटिबिलिटी अब इस बंदे के साथ बन रही है आफ्टर मैरिज भी यही रहेगी? अच्छा, अगेन हम किसी भी चीज़ को अज्यूम ही कर सकते हैं, यानी हम बता नहीं सकते कि वो चीज़ बाद में कैसे होगी। हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास एक जो मार्जिन होता है वो डिस्कशन का होता है, और ये सबसे अच्छा टूल है जब आपने स्पेसिफिकली इस लिहाज से देखना है तो आप बात कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें, थॉट्स शेयर कर सकते हैं। ये जो थॉट पर्सपेक्टिव होते हैं ना, ये आपको गेज करने में हेल्प करते हैं। हो सकता है वो आपको इंप्रेस करने के लिए झूठ बोल नहीं, इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इंस्टेंटली मुहैया कर सकते हैं। आपको टाइम लगता है, आप थोड़ा टाइम लें उस इंसान के साथ। और मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ नहीं, आपको पता हमारे माशरे में पेरेंट्स नहीं शायद इनकरेज करते कि
बात की जाए ये वो, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जब तक आप एक इंसान को समझते नहीं है ना, तो इट्स वेरी टफ कि आप उसके साथ थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा अरूज, ये बताएं, आपकी शादी का वक्त जब आता है, आप डिसाइड करती हैं शादी करनी है, पेरेंट्स की चॉइस के साथ जाएंगी या फिर आप कहेंगी कि नहीं पहले मैं जानना चाहती हूँ? मैं पर्सनली खुद जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो मैं पर्सनली वो इंसान हूँ जो रिलाई नहीं कर सकती किसी के डिसीजन पे, वो भी इतना बड़ा डिसीजन, क्योंकि रेस्ट ऑफ लाइफ आई हैव टू स्पेंड माई लाइफ विद दैट पर्सन। तो मैं होंगी कि नहीं, पहले मुझे देखना है मेरी जो वो है गेज, मैं उसको अच्छे से कर सकूँ, वो मेरे साथ कंपैटिबल है, तो पेरेंट्स से पूछ लेंगे। और मुझे लगता है कि पूछ लेंगे हाँ, उनको बता चले, देखिए मैंने बताने का नहीं कहा, पूछने का कहा है, तो पूछेंगे उनसे। और ऑब्वियसली पेरेंट्स की जो और अगर वो इनकार कर देते हैं, पेरेंट्स इनकार अच्छा कर देते हैं, उसके लिए फिर आप कन्विंस, अच्छी सी स्टोरी उसके लिए फिर आप कन्विंस कर सकते हैं। यानी आप अपने, मुझे लगता है जब आपके पास कोई सॉलिड रीजन होता है, आपके पास एक प्रॉपर चीज है जिस पे आप स्टैंड ले सकते हैं, तो सॉलिड रीजनिंग है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा दोनों केसेस के अंदर, इन केस अगर आपने फैसला किया या आपके पेरेंट्स ने फैसला किया, इन केस खुदा न खास्ता इफ इट डजंट वर्क, नुकसान आपको होता है, आप सफर करते हो, पेरेंट्स सब लोग इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली वही शख्स करता है जिसकी जात इससे डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो वो सर्टन चेकलिस्ट क्या हो सकती है बीइंग अ यंगस्टर, जो आपके माइंड में है कि अच्छा इसको मैं पूरा कर लूँ तो एटलीस्ट मेरी तरफ से एक होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कुछ चीजें फिर किस्मत पे भी डिपेंड करती हैं। तो वो चेकलिस्ट क्या है? टू सी अ गाय। चेकलिस्ट तो बेसिक सी ही है कि आप कहो कि आपको अगर मैं अपनी बात करूं तो हम जिस तरह से आज मैं यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो हमारे लिए तो एक चीज़ बड़ी होती है कि वाइब आ जाना। तो अगर किसी बंदे से स्टिल डोंट नो व्हाट अ वाइब इज, हाँ, तो वो वाइब अगर आ जाए कि यार ये बंदा कनेक्ट आप किसी से कर सको, ठीक है, तो वो एक टाइम टेकिंग चीज़ है। अब हमारे पेरेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं कि वो एकदम से रिश्ता आया और रिश्ता करा दिया, तो ये चीज़ मतलब ऑब्वियसली मैं उसको बुरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये थोड़ा सा आजकल के बच्चों के लिए टफ और मुश्किल इसलिए है कि भाई आप दूसरे बंदे को नहीं जानते, आपको नहीं पता कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो मेंटालिटी है वो अगले के साथ मैच करती है कि नहीं करती। एज डिफरेंस का कोई रोल है? एज डिफरेंस का भी बहुत ज़्यादा रोल है मुझे लगता है। डू यू थिंक एज डिफरेंस होना चाहिए ज़्यादा? मुझे नहीं लगता ज़्यादा होना चाहिए। फॉर अ पर्सन, यानी फॉर अ गर्ल जो कि 25-26 को टच कर रही है, उसके लिए 30+ वाला इंसान वुड बी वेरी वेरी गुड। आपको लगता है कि आप अपने दिल की बात या जो सारी बातें यहाँ पे बैठ के करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ इसी तरह से ओपनली कर सकती हैं? पेरेंट्स इतने रिसेप्टिव हैं? मुझे लगता है कि आजकल काफ़ी हद तक पेरेंट्स बेहतर हुए हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी अभी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका वही बात है कि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और अगर इस तरह की सिटीज़ में रहते हैं तो पेरेंट्स का थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट हुआ है, लेकिन उन एरियाज़ की बात करें जहाँ पर तो ये बात करना ही शायद कम्युनिकेशन ही नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन ही नहीं है, और अगर ये बात कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर टैग लग जाएगा कि ये तो एक प्रिविलेज है ना, आपको मिल गया, लकी हुआ, बहुत से लोगों को नहीं है। अरूज, इन दी एंड इस पे चूंकि आपका कमेंट नहीं आया था, फिर हम अपनी गेस्ट की तरफ वापस जाएंगे। आपके ख्याल में क्या अच्छी फिगर है एक शख्स के लिए जो आपको लगता है कि यार ये घर ठीक चला लेगा, चलो थोड़ा बहुत मैं भी कर लूंगी? नहीं, वो 6 डिजिट वाली तो चीज़ है, पर उसमें ये है कि आप दोनों जो होते हैं, मेरी एक चीज़ जो है, कभी किसी लड़की को अगर किसी को पसंद करना हो तो वो जो पैरामीटर रखे ना पहला वाला, वो ये रखे कि उसकी एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस काउंट करती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अपना घर होना जरूरी है लड़के का? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, 1 लाख अगर वो कमाता है 6 डिजिट, 50,000 वो किराया दे देता है, 50,000 व्हाई शुड यू गो विद दैट घर जो 50,000 किराया, मतलब यू कैन गो विद दैट। अभी आयशा ग्रोसरी भी ले आएगी बीच में, अभी ग्रोसरी भी आएगी, पेट्रोल का किराया भी आएगा। ये वही बात है, ये डिस्कशंस होती हैं, फिर वो सब चीजें आप मैनेज कर लेते हैं। कितने ऐसी फैमिलीज होंगी जो एक में कर भी रही हैं सर्वाइव। तो बेसिकली हमने आपकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया, एक तो आप लोग ये कह रहे हैं भाई कि एजुकेशन इज देयर प्रायोरिटी, शादी से पहले जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, इन यंगस्टर्स के ख्याल में उसको जानना इज इम्पॉर्टेंट। ऐसे आप ब्लाइंड नहीं जा सकते, जैसे मैम कह रही थी कि आप पेरेंट्स जैसा कहें वैसा कर लें। एक तो ये चीज़ हमने गेज की, और फिर दूसरा ये कि आपकी वाइब मैच होना, वाइब इज अ न्यू थिंग। 6 डिजिट होना, ये नहीं बोला, गुड सैलरी। एक बड़ी अच्छी हमारी एक एंकर फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कम से कम इतना तो हो कि महंगी जगह से कॉफी पिला सके मुझे। तो कुछ लोगों की ऐसी भी डिमांड्स होती है। वेल, थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। वंस अगेन अब अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं। जी मिसेस कर्नल, जब आप लोग, जारी बात है, दो फैमिलीज हैं, आपका काम मैरिज कंसल्टेंसी करना है, अगर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक एजुकेशन है कि जी लड़का लेट्स सपोज उसने एमफिल किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है, और दूसरा ये कि उसकी जॉब का लेवल क्या है, उसके पास पैसे कितने। इन दोनों में से अगर किसी एक पॉइंट पे डेडलॉक हो तो किस चीज़ को लोग सरपास कर जाते हैं कि चले पढ़ा लिखा नहीं है, इट्स ओके, या इतना अमीर नहीं है लेकिन पढ़ा लिखा है, ज़्यादा प्रायोरिटी इन दोनों चीज़ों में से क्या है लोगों की? हाँ, लेकिन फेयर ओपिनियन दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं तो इन चीज़ों को ही देखती हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी यही होनी चाहिए। जो क्राइटेरिया है जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ का है या अपर क्लास फैमिलीज़ का, वो यही है कि जी शरीफ होना चाहिए, ठीक है ना, बुनियादी तौर पे।
और शराफत का कैसे पता चलता है? वो ड्राइंग रूम में नहीं पता चलता, वो शादी के बाद पता चलता है। कोई भी आगे ये नहीं कहेगा कि बदमाश होना चाहिए। कोई भी नहीं कहता। हाँ, कोई भी नहीं कहेगा। मुझे भी लोग कहते हैं ना कि जी ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा ये तो हर शरीफ आदमी की रिक्वायरमेंट है ना, इसमें कोई आपको नई कोई रिक्वायरमेंट है वो बताइएगा। अपर क्लास एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर रिश्ता हो जाए, उधर शादी कर ले, किसी भी तरीके से एक बन गया आपका रिश्ता, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होते हैं? देखिए, इसके बारे में ना कुरान पाक में भी वाज़ेह अल्फाज हैं कि हम पल्ला यानी कंपैटिबल होना, एक लेवल के होने चाहिए। आप 19-20 का फ़र्क रख सकते हैं, लेकिन आप 2-20 का फ़र्क नहीं रख सकते। लेकिन लव मैरिजेस के अंदर तो इस तरह से आ जाते हैं। मैरिजेस के बारे में बेटे मैं आपको बताऊं, आप बज़ाहिर ये ऐप चल रही हैं आजकल टीवी पे और भी इस तरह के बहुत से चैनल्स काम कर रहे हैं, ये बता तो रहे हैं जी इतने रिश्ते हो गए हैं, डिवोर्स नहीं बता रहे कि कितनी हो रही हैं। ठीक है, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में, मेरा कोर्ट्स में आना जाना रहता है, काफ़ी वकला मेरे भी वाकिफ़ हैं, तो वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि मैम सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में 400 डिवोर्सेस डेली हो रही हैं। अल्लाह अकबर। हमने अपने वक्तों में डिवोर्स का शाज़ो नातरी किसी की हुई हो तो हुई हो, इस तरह नहीं था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है? कितने ज़्यादा केसेस में आपको लगता है कि चूंकि फाइनेंशियल डिफरेंस था, लड़का कमा नहीं सही रहा था, ये कितना मैटर करता है? आप लोगों के दोनों के सोशली कनेक्शंस भी होंगे बेटे, हमारे वक्तों में तो देखें, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने बड़ों को भी और स्पेशली इस फील्ड में आके, मुझे 36 ईयर्स हो गए इस काम में। ठीक है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले ज़माने में ना बच्चों के जहनों में ये चीज़ें नहीं आती थी, जहाँ माँ बाप ने तय कर दिया रुखी सुखी खा के गुजारा कर लेना। देखिए, अल्लाह ताला हर एक को रोजी रोटी देता है, ये बातें ना लड़कियाँ सोचती थी ना लड़के, आजकल तो सोच रहे हैं। ठीक है ना, इस सोच से क्या होता है, आप ये देखें, अगर लोग कहते हैं जी लड़की खूबसूरत हो, फिर खूबसूरत लड़की को डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। ये भी तो एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना, लेकिन खूबसूरत लड़की को फिर डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर क्यों हो? मेरे कॉलर है, आपकी इजाजत से जरा सलमा है, कुछ कहना चाहती है। सलमा, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। आयोब, आप ठीक हैं? सवाल कीजिए, क्या कहना चाहती हैं आप दोनों मेहमानों से? जी, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है और इनफैक्ट एज अ पेरेंट मैं ये कहूँगी कि हमें पेरेंट को भी ये चीज़ फेस करनी होती है कि एक तो बच्चों की तरफ से जो प्रेशर होता है वो अलग, जो उनकी सोच है वो अलग चल रही होती है, और सोसाइटी की तरफ से अलग प्रेशर होता है। मतलब अगर पेरेंट ये चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए अगर दामाद ढूंढ रहे हैं और अगर वो स्टेबल है तो फौरन लेबल लग जाता है कि जी आप तो मटीरियलिस्टिक हैं। मतलब बच्चों की तरफ से भी ये लेबल लगता है कि आप तो मटीरियलिस्टिक है। लेकिन एज अ पेरेंट हमें सोचना पड़ता है ये चीज़, मतलब अगर मदर के तौर पे मैं बात करूँ तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो सोचनी पड़ती है और उसमें क्या बुराई है। और बाज़ दफ़ा तो बाहर से भी सुनने में मिलता है कि जी आप लोग की अप्रोच ही बिल्कुल गलत है। तो मैं बस इसमें जानना चाहूंगी कि बच्चों को कन्विंस कैसे करें, बाहर वालों को तो छोड़ दे, अभी बच्चों को कैसे कन्विंस किया जाए कि वो ये चीज़ एटलीस्ट माने। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू। सलमा, आपने सुना सवाल, आप इस पे राय देंगे? जी बिल्कुल, मैंने सुना कि पेरेंट्स तो इस बात को श्योर करते हैं कि फ्यूचर महफूज रहे, लेकिन लोग फिर उनको लेबल करना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग उनको लेबल करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये क्राइसिस तो है जो हम जनरेशनल गैप कहते हैं। मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग का भी मामला है कि हम और एंगल से देख रहे हैं, बच्चे और एंगल से देख रहे हैं। तो मुझे ये है कि कहीं ना कहीं पर कोई कंसेंसस तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। कुछ आपको ज़रा अपने बच्चों की बात सुननी पड़ेगी, कुछ आपको उन तक जाना पड़ेगा, कुछ अपनी बात करनी पड़ेगी। तो कंसर्न उनका भी एक लिहाज से ठीक होता है कि जी हमारी कंपेटिबिलिटी हो, ज़िंदगी हमने गुजारनी है, हम क्या करेंगे। और कुछ पेरेंट्स का ज़रा है, पेरेंट्स तो सिक्योरिटी चाह रहे हो। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पे है, मैं दोबारा जवाब चाहता हूँ। रिश्तों के टूटने में किसी की माली आसूदगी कितना बड़ा सबब है आजकल जो केसेस आजकल बन रही होती है? देखें, इस तरह बन रही होती है कि अगर आप अब आप देखें कि जिस तरह दोनों ने हस्बैंड वाइफ जनरली काम कर रहे होते हैं फैमिलीज़ के अंदर, अब आजकल बहुत कम ये रह गया है कि अगर हस्बैंड सिर्फ लेके चल रहा है, जहाँ पे तो लेके चल रहा है वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर कोई बैलेंस करने की ज़रूरत है, जाहिर है कि कोई कभी कभी दोनों साइड से बैलेंस करना होता है, तो अपना कोई रोल अदा नहीं कर रहा और फाइनेंशियल अगर आप एक स्टेटस सर्टेन अटेन नहीं कर पा रहे तो जाहिर है कि फिर आपस में रिलेशनशिप्स भी ख़राब होते हैं। तो रीज़न तो ये भी बन जाती है इन एडिशन टू अदर रीजन। साइकोलॉजिकल चेंज कितना आया है अगर हम जनरेशन टू जनरेशन देखें, अपने पेरेंट्स की जनरेशन, देन हमारी जनरेशन, या फिर अब हम जेनजी की बात कर लें, आप साइकोलॉजिकल चेंज कितना देखती हैं? साइकोलॉजिकल चेंज तो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। मुझे नहीं समझ आया कि पिछली जनरेशंस में इतना ज़्यादा नहीं था। शायद इंसान अपने बारे में यही कहता है कि हम तो बड़े शरीफ थे, सब कुछ था, और जबकि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में भी यही कहते हैं। आई थिंक एक्सपोजर और इन्फॉर्मेशन मीडियम्स में तब्दीली आई है, तब्दीली बहुत ज़्यादा आई है। अब उसमें क्या हुआ है कि माइंड जो है वो बहुत ओपन हो गए हैं, एवरीबॉडी इज आउटस्पोकन। इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? नहीं, इट शुड बी इन अ बैलेंस।
बैड थिंग में भी चली जाती है कि आप ये देखें कि आप बिल्कुल कंसिडर ही नहीं कर रहे फैमिली वैल्यूज़ को या पेरेंट्स की किसी राय को, और अपनी फैमिली को आप देख नहीं रहे हैं। मतलब देखिए, मुझे यह है कि बच्चे खुद भी तो देख रहे होते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा है। अगर एक बच्ची किसी ऐसे लड़के में इंटरेस्टेड है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो उसको नज़र तो आ रहा है कि आगे जाके सिचुएशन ख़राब होगी। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। अगर यहाँ पर मैं कहना चाहूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स अपने हाथ में रखें और कुछ बच्चों के हाथ में डालें, ताकि दोनों का एक बैलेंस सामने आ सके। आप लेट्स सपोज लड़के वालों की तरफ से हैं, कोई बेसिकली ऐसी की चीज़ें हैं जो आप अपने तौर पे देख के कहती हैं कि नहीं, मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि बच्चा ठीक है? आम तौर पे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप औरत हैं, आप औरतों के अगेंस्ट बोलती हैं। आजकल जो तूफ़ान उठाए हुए हैं ना, वो औरतों ने उठाए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। मर्द, मैं जो भी बात करूँगी ना, मेजॉरिटी की बात करेंगे, मर्द आमतौर पे शरीफ होते हैं और अच्छे होते हैं, अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं। और यहाँ पे शराफत से मुराद किसी के किरदार को निशाना बनाना नहीं, हम नेचर की या सोशल बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो है ना, नेचर ज़्यादा। और नेचर जो बनती है ना, वो घर के माहौल से बनती है इंसान की, और वो आखिर वक्त तक, मरते वक्त तक उसका साथ देती है। जो बच्चियाँ हैं, असल में पेरेंट्स ने भी एक तो हाथ उठा लिया बच्चों से कि जी वो जब तरबियत ले रहे हैं ना, वो कॉलेजेस से, अपनी फ्रेंड से ले रहे हैं, वो माँ बाप की नहीं ले रहे, ड्रामों से ले रहे हैं, वो ड्रामों से ले रहे हैं। इस वजह से बहुत तबाही आई है रिश्तों में, बहुत तबाही। मैं अब थोड़ी हेल्प कर दे लोगों को, चूँकि टाइम कम है। वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो आप रिश्ते के लिए इस इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले आपको मद्देनजर रखना चाहिए? क्या देखना चाहिए सोशल टैबू से निकल के अगर हम बात करें? मैं आपको जो बेसिक है ना, वो ये है कि जी जो बच्चे हैं ना, उनको अपने पेरेंट्स पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। और पेरेंट्स के फैसले भी तो गलत हो सकते हैं ना। देखें, पेरेंट्स के फैसले जब पहले पेरेंट्स करते थे, कितने फीसद गलत होते थे। ठीक है, लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते नहीं थे। मेरी शादी हुई है, मुझे नहीं पता था मेरे पेरेंट्स कहाँ तय करें। लेकिन आप अगर आज के दौर में होती जी, आपकी अगर साहबजादी या साहबजादे हों और उन पे आप ये रूल लागू करें तो वो इजीली मैंने अपने बेटे की शादी खुद अभी की है, और वो यूके का पढ़ा हुआ है बच्चा। उसने मुझे नहीं कहा कि अम्मी मैं जाऊंगा या मैं देखूंगा, मैं अब ये बातें लड़कियां करती हैं कि जी हम मिलेंगे, हम होटल में भी मिलेंगे, हम घर में भी मिलेंगे, हम 10-12 दफ़ा मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये भी होगा ना, उनको लगा होगा कि अम्मी का 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपने लिए तो अपने घर में तो अच्छी बहू लाएंगे, ये भी तो होगा ना। तब हर मदर जो देखिए, माँ बाप कोई भी बुरा नहीं सोचता अपने बच्चे के लिए। हर माँ ये सोचती है मेरा बेटा जो है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ उस्मा से पूछ लेते हैं। उस्मा, अगर शादी से पहले एक लड़की या इवन लड़का कह रहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ, एक मरतबा बात करना चाहता हूँ, जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, ये ठीक है? मेरे ख्याल में कि आज के दौर में, जैसे मैंने अभी कहा ना कि 50% आप बच्चों के कोर्ट में बॉल डाल दें कि वो देख लें, क्योंकि देखिए मिलना मिला के ठीक है वो उसी वक्त नहीं पता चलता, लेकिन एक जनरल ट्रेंड, एक तबीयत का एक दूसरे को पता चल जाता है, तो एटलीस्ट वो लोग थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी ले लेते हैं। कि होता क्या है कि पेरेंट्स का अपना काम है, उनको अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए कि आप बिल्कुल हाथ उठा लें कि ठीक है जो मर्जी करो। वो अपना देखें, मतलब ये देखें कि फैमिली देख लें, जैसे मैंने कहा ना, ट्रेडिशंस देख लें, वैल्यूज़ देख लें, बैकग्राउंड देख लें। हम तो अभी भी पूछते हैं किस इलाके से बिलोंग करते हैं भाई, हमें तो अभी भी फिक्र होती है। तो हम ये देख लें, फिर बच्चों को कहें कि वो खुद मिल के देख लें अगर उनको ठीक लगता है। क्योंकि देखें बाज़ दफ़ा उनको ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि दूसरे का जो डायरेक्शन है लाइफ की वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे से। कोई एक इस एंगल से देख रहे हैं, हम तो इस एंगल से, तो थोड़ा बहुत आपस में देख लें तो कम से कम 50%। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैम ने शुरू में बात की ना, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन बात है कि आप किसी से एक दफ़ा मिल रहे हैं या 100 दफ़ा मिल रहे हैं शादी से पहले, तो आप ये जान सकते हैं कि वो कैसा शौहर होगा या वो कैसी बीवी होगी। ये कोई म्यार नहीं है, आप किसी से भी पूछ लें, क्योंकि इट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्ट, यू हैव टू हैंडल इन अ डिफरेंट वे। लेकिन जस्ट टू गिव देम अ सेंस ऑफ इंक्लूजन, कंफर्टेबल करने के लिए है कि वो जैसा कहते हैं आप उनको भी थोड़ा सा आजकल की जनरेशन थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। थैंक यू सो मच। बात जरूर करूंगी, जो की है उसकी यही है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, मैम का स्ट्रांग फेथ है इस बात। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें टाइम देने के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग। ब्रेक के बाद कहेंगे आपको खुश आमदीद, और इस सेगमेंट में हमने बात करनी है इंतहाई अहम इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, वो है तालीम से मुतालिक। आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि तालीम से रिलेटेड जब अच्छा काम हो रहा हो हमारे मुल्क के अंदर, कोई भी कर रहा हो, तो ज़रूर हम उसको हाईलाइट करें। और ये जो खबर है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे दिल के बड़े करीब है। बहुत बड़ी खबर है। मिस्र के शहर कायरा में कायम बहुत बड़ा दीनी तालीमी इदारा है जामिया अल-अज़हर, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिसके फतवास बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। उन्होंने अपना कैंपस पाकिस्तान में खोलने का ऐलान कर दिया है,
और ये ऐलान पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए मिस्र के जो मुफ्ती आज़म हैं डॉक्टर नज़ीर मोहम्मद अब्बास आयाद, उन्होंने इसका ऐलान किया है। जो वफाकी वज़ीर तालीम है उन्होंने इनकी दरख्वास्त पर यह ऐलान किया और मिस्र के मुफ्ती आज़म ने कहा कि जो जामिया अल-अज़हर है इसका पाकिस्तान में कैंपस दीनी तालीम के साथ साथ जो अरबी सकाफ़त है इसको भी फ़रोग देगा, जिससे दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आएंगे। विल गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को भी समझने में मदद मिलेगी, इस्लामिक नॉर्म्स को भी बेहतर समझने में मदद मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ जो एक सिंक्रोनाइज सोसाइटी के तौर पर चल सकते हैं, वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, और स्टूडेंट्स के पास एक और ऑप्शन भी मौजूद होगी अगर वो अरबी तालीम सीखना चाहते हैं इस्लामी तालीमात के लिए। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, लेकिन एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज इदारा जो कि ऑलमोस्ट सन 970 टू 972 में बना था, इतनी पुराने इदारे के साथ जब आपकी एसोसिएशन होती है तो फिर जो आपकी एक इम्पोर्टेंस है ना वो भी बढ़ जाती है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन स्टूडियो में। इस बारे में उनसे बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। थैंक यू सो मच वानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। तो ज़रा बताएं हमें इस चीज़ के बारे में। ये पाकिस्तान में कैंपस इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो इस्लामाबाद में ग्लोबल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस हुई है जो इस्लामी ममालिक की, उसके वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मुफ्ती आज़म अल-अज़हर भी थे और उसमें बहुत सारी बातें हुई गर्ल्स एजुकेशन की। तो उसमें जब ये हमारे वज़ीर तालीम साहब खालिद महफूज सिद्दीकी साहब से मिलने आए तो वहाँ डिस्कशन करते करते उन्होंने ये ऑफ़र किया कि हम पाकिस्तान में अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो हम अपने अल-अज़हर का एक कैंपस पाकिस्तान में भी खोलते हैं ताकि हमारा और अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया का एक कनेक्शन पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश हो। और जो हमने बच्चियों की तालीम और इस्लाम को आपस में कनेक्ट किया है अपने फतावा के ज़रिए, हम चाहते हैं लोगों को पता चले और दुनिया में जामिया अल-अज़हर एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और उसका रोल भी यहाँ बढ़े। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय जामिया अल-अज़हर, लेकिन असल कॉन्टेक्स्ट वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है जो गर्ल्स कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारी दुनिया भर में जो बच्चियाँ स्कूलों से बाहर हैं मुसलमान ममालिक में और जो उनको ट्रेडिशंस के नाम पे, कस्टम्स के नाम पे उनकी तालीम को ब्लॉक किया जाता है, तो उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान के तमाम रिलीजियस स्कॉलर्स, बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होगा कि 10 तारीख की शाम को कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा वो मौजूद थे, इंक्लूडिंग मैं बता देता हूँ मौलाना फजल रहमान, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना राग़िब नईमी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, साजिद मीर साहब, जितने अजयद, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के एजेंडे को इंडोर्स करते हुए उस प्रोग्राम का आगाज़ किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान में हमने ट्राइबल कस्टम्स को इस्लाम के साथ खल्त मल्त करके दिया है। यही अफ़गानिस्तान में हुआ। तो उस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए राब्ता आलम इस्लामी OIC ने मिल के पाकिस्तान के साथ इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया ताकि ग्लोबली ये मैसेज जाए कि इस्लाम बच्चियों की तालीम पे उसी तरह फोकस करता है जिस तरह इकरा हमारा इस्लाम का पहला मैसेज था और बच्चियों की तालीम पे उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितने बच्चों की तालीम पे देनी चाहिए। वानी साहब, इंटरनेशनली एक मैसेज जाना इज़ वन थिंग, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो बच्चियां हैं या जो उनके हम कह सकते हैं गार्डियंस हैं, उन तक मैसेज जाना इज़ अनदर थिंग। डू यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट वहाँ तक होगा? देखिए, जब हम बात किसी को करते हैं तो पहली बात तो अपने दिल की तरफ जाती है। तो बात यह है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक लीड ले ली है, उस लीड का हम पे प्रेशर भी आया है। तो ये एक चैलेंज लिया है, अपॉर्चुनिटी ली है और उसमें जो हमने बताया है कि नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी जो टास्क फोर्स है उसमें हमने अपने आप को कमिट किया है कि हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगले 4 साल में 1.5 से 4% ऑफ द GDP लेके जाएंगे। हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं। पहला तो ये डाटा ही हमारे पास नहीं होता था। हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि किन तहसीलों में ये ज़्यादा है। 50 तहसीलें पाकिस्तान की ऐसी हैं जहाँ पे तकरीबन 30% बच्चा आउट ऑफ स्कूल जो पूरे पाकिस्तान का उन पे है। अच्छा। तो हमने अपनी एविडेंस बेस्ड डाटा को लेके अब हमने फोकस जाना है कि हमने बलूचिस्तान में किन तहसीलों पे फोकस करना है, सिंध पे कहाँ करना है, पंजाब में, गिलगित में, फाटा में कहाँ पर, और इनकी तमाम रीजंस को एड्रेस करना है। देखें, ये बात याद रखें कि ये वजारत तालीम का काम नहीं है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को। आपको हेल्थ की इंटरवेंशन भी करनी है, आपको IT की इंटरवेंशन भी करनी है, आपको फाइनेंशियल इंटरवेंशन, कंडीशनल कैश ग्रांट्स देनी है लोगों को, ताकि ये इकॉनमी का मसला है। लोग गुर्बत की वजह से बच्चियों को नहीं भेजते, लोग बच्चियों की सेहत की वजह
से उनको नहीं भेजते। तो आपको सेहत में भी बच्चियों को इन्वेस्ट करना है, उनकी स्टंटिंग को भी एड्रेस करना है, उनकी हाइजीन को भी एड्रेस करना है, उनके वालिदैन की इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव करना है, ताकि वो बच्चियों को इनकरेज करें कि वो आके स्कूल पढ़े। अच्छा, एक तो इंडीड इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि बच्चियों की तालीम की तरफ लोग आए। काफ़ी हद तक लोग आए भी हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम मौजूद है। इसके साथ साथ एक वैक्यूम जो कंपैरेटिवली अर्बन माशरे के अंदर मौजूद है, वो है को एजुकेशन के हवाले से। अब इस्लामिकली अल-अज़हर हो गया या दीगर जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, वो एजुकेशन को तो इंडोर्स करते हैं, लेकिन को-एड को बहुत हद तक उसको अपोज करते नज़र आते हैं, जो इट्सेल्फ अगर आपने दुनिया के अंदर मुकाबला करना है, हमारे बच्चे अगर इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बैनुल अक़वामी ममालिक में, तो वो को-एड में पढ़ते हैं और पूरी दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन और इवन टर्की जैसे ममालिक या मलेशिया के अंदर भी ऐसा है। तो हम उसको किस हद तक एड्रेस करने में अब तक कामयाब हुए? कहीं वो भी फोकस है आपका कि इस जानिब भी अवेयरनेस लाई जाए? आपको ना फेज वाइज इंक्रीमेंटली चलना है। पहले आपने बच्चियों को स्कूल लाना है, उसके बाद एक लोगों का कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं, बच्चियों की तालीम से उनको फ़ायदा हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली आपने उनको ऑप्शंस देनी है। जब उनको पता चल जाएगा को-एड एजुकेशन में उनके बच्चियों का करियर बेहतर जा रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस उनको लाएगा कि उधर खदशात कम होंगे। तो ये इट्स नॉट अ रेडिकल सोल्यूशन, ये प्रोग्रेसिवली आएगा। और मैं आपको गिलगित की बात करता हूँ, उनजा में कम्युनिटी की तरफ से डिमांड थी कि आप को एजुकेशन की तरफ आएँ। ठीक, तो ये कम्युनिटी की तरफ से डिज़ायर आनी चाहिए, लोगों की तरफ से डिज़ायर आनी चाहिए, स्टेट इम्पोज ना करे। पहला काम यह है कि हमने बच्चों के लिए तालीम के स्कूल बढ़ाने हैं, उनको ग्रोथ करके उनको नंबर लाना है, उनको फैसिलिटीज़ देनी है, बाउंड्री वॉल्स देनी है, वॉच फैसिलिटीज़ देनी है, उनके लिए स्कूल मील्स प्रोग्राम लाना है, उनकी हेल्थ को फोकस करना है, उनकी आई साइट को फोकस करना है, उनके वालिदैन को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है कि अब हम आपको पैसे दे रहे हैं, अब हम आपको इनकरेज करें अपनी बच्चियों को स्कूल, ताकि उनका जो वो फाइनेंशियल लॉस है उसको वो रिकवर कर सके। अच्छा वानी साहब, अभी तक जो स्टैट्स आपके सामने आए हैं कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, कितने स्कूल्स उनके लिए अवेलेबल हैं, ये स्टैट्स भी आपके पास आएंगे? थोड़े से ज़रा नंबर्स हमारे साथ शेयर करें। 26 मिलियन का डाटा हमारे पास है जो आउट ऑफ स्कूल है। अच्छा, कई जगह स्कूल मौजूद हैं, कहीं असातिज़ा नहीं है। अच्छा, कई स्कूल मौजूद हैं, घरों से दूर हैं तो बच्चियां पहुंच नहीं पाती। कई जगह स्कूल मौजूद है, बिजली नहीं है। कई जगह स्कूल मौजूद है, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं और सबको मल्टीपल फैक्टर्स को कलेक्टिवली एड्रेस करना है। एक फैक्टर को एड्रेस, अगर स्कूल बिल्कुल ठीक है, बाथरूम भी ठीक है, बाउंड्री टीचर नहीं है तो क्या करेंगे? अगर टीचर मौजूद है और बाथरूम नहीं है तो वालिदैन बच्चों की इस मामले पे बड़े टची होते हैं कि जब तक वॉश पे, अच्छा वहाँ ड्रिंकिंग वाटर अगर नहीं है तो पानी नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, अच्छा फर्नीचर पूरा नहीं है, IT लैब नहीं है, तो कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें 360 डिग्रीज आपको एड्रेस करनी है, तब जाके आपका मसला है। दुनिया भर में कई स्कूल, ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कमरा खड़ा करते हैं स्कूल चल पड़े। आपको सब तमाम चीज़ों को लेकर बिल्कुल से नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वी मस्ट अप्रिशिएट। हम चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा बात हो और अनदर फेदर इन योर कैप, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया। और अप्रिशिएट इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि अक्सर वक्त तो हमारा तनकीद में गुजर जाता है ना, तो अच्छी बात है कम से कम। और इतने बड़े बड़े नामों को इंक्लूडिंग नोबेल प्राइज़ होल्डर मलाला एंड मुफ्ती आज़म सबको लेकर आना और फिर एक छत तले इकट्ठा करना ही बड़ी बात है। और फिर एक चीज़ के ऊपर एक मुश्तरका राय ले लेना कि ख़वातीन बच्चों की तालीम सबसे इंपॉर्टेंट है। इट्स अ ग्रेट एफर्ट, हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है ताकि हम अपना अपना रोल प्ले करें। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बीइंग विद अस। और इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।